साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम हैं दिल्ली में। और दिल्ली में हम ऐसे शख्सियत के साथ हैं जो मैं कई साल से उनसे मेरा बातचीत चल रहा था। वो हैं आगरा से डॉक्टर राजा राम साहब। बहुत ही गहन अध्ययन संविधान पर, बहुजन मूवमेंट पर, बहुजन कॉन्सेप्ट पर, वंचितों पर, महिलाओं के अधिकारों पर उनका एक बहुत ही गहन अध्ययन है। तो आज इत्तेफाक से वो दिल्ली आए हुए थे, अपने यहाँ उनके कोई हैं रिलेटिव, तो वहाँ पर वो ठहरे हैं। तो उनका फ़ोन आया सुबह, तो उन्होंने कहा भाई कि आप आज यहीं दिल्ली में मैं हूँ, मिल लीजिए, क्योंकि आगरा आना जाना मेरे लिए भी थोड़ा सा दूर रहता है। सर, बहुत राजा राम साहब का डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। आप देख रहे हैं राजा राम साहब को। तो इन्हीं मुद्दों पर हम डॉक्टर राजा राम साहब से बात करेंगे, और इन मुद्दों पर मुझे बात करने के लिए उनके साथ अभी लगभग 4 घंटे उनके साथ डिस्कस करना पड़ा। 15 मार्च 1947 को संविधान सभा को उनको मेमोरेंडम क्यों देना पड़ा, ये इसके पीछे क्या असली वजह है। एक मेमोरेंडम उन्होंने दिया कि भाई ये चीज़ें हमारी तरफ से, बाबा साहब की तरफ से उसमें शामिल की जानी चाहिए। और पूरा देश और सरकार भी ये कह रही है कि संविधान बाबा साहब ने बनाया था। अगर बनाया था तो उनको मेमोरेंडम क्यों देना पड़ा, ये डिमांड क्यों रखनी पड़ी कि भाई मैं ये चाहता हूँ संविधान में। धन्यवाद रतन गौतम जी, आपने सवाल अच्छा पूछा है मुझसे। बाबा साहब ने मेमोरेंडम दिया था, वो उनकी एक मजबूरी थी। ऐसा वो सोचते थे कि गांधी जी हमसे नाराज़ हैं, वो हमें संविधान सभा में जाने नहीं देंगे। तो हमारा जो संगठन है, बहुत क्या कहते हैं वो, जिसका नाम है वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, हाँ, उसके लोगों ने कहा था कि साहब कोई ऐसा ज्ञापन ही दे दें, हम अपने क्या देश के लिए, अपने लिए क्या चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। तो 1946 में ये चर्चा शुरू हो गई थी। तो इसके लिए मैंने एक मेमोरेंडम तैयार किया, और 15 मार्च 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष को मैंने भेजा था कि इसे संविधान में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। अब ये उसका सवाल का जवाब तो इसी में आता है कि वो निर्माता थे तो संविधान वो क्यों मेमोरेंडम किसी को देते। निर्माता है तो खुद ही इनकॉर्पोरेट कर लेते, डाल लेते। ठीक है, इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। या तो वो मेमोरेंडम लोगों ने पढ़ा नहीं, समझा नहीं। निकाल सकते हैं 15 मार्च 1947 को जी। तो उन्होंने इसीलिए दिया था कि उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसा था कि उन्होंने एक मॉडल, संविधान का मॉडल बना के दिया था कि भारत के लिए ये संविधान का मॉडल सही रहेगा। उसे डिटेल में तो मैं सर कुछ मोटा मोटा बता सकते हैं कि क्या उसके अंदर ऐसी चीज़ें रही होंगी जो देश को, वंचितों को, महिलाओं को आगे बढ़ा सकती थी, कुछ ऐसा मोटा मोटा। देखिए, वो जो है उसकी तो एक पुस्तक बन गई। अच्छा। हाँ, उसकी पुस्तक है, उसका नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ पुस्तक है जी। और उसमें उसकी धारा 4, ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे हम आपको इस वक्त। धारा आप 4 शॉर्ट में बता दीजिए। धारा 4 है उसमें। अच्छा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है इस टाइम। हाँ, ओके। नहीं, उनके मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम धारा 4 अलग। वो तो मॉडल था, एक संविधान का मॉडल था। ओके। कि संविधान किस तरह का होना चाहिए, वो एक मॉडल बना के दिया था उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष को। तो उसमें धारा 4 है। उसमें यह था कि जो कृषि भूमि है उसका डेवलपमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो उसको, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं उस तरीके का दर्जा देना चाहिए। कलेक्टिव एग्रीकल्चर होनी चाहिए, खेती जो है सामूहिक होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। सामूहिक खेती हो, और इंडस्ट्रीज़ को जिस तरह का वो मिलता है कि हर साल 10% का बढ़ावा देते हैं कि सब 10% में बढ़ा, सरकार की तरफ सब्सिडी टाइप या जो भी उसके लिए फैसिलिटी दे रहे हैं, उस तरह का होना चाहिए, इस तरह का। और इसका नेशनलाइजेशन होना चाहिए।
और जितने भी वित्तीय संसाधन है, बीमा है, बैंक आपने एक शब्द यूज किया सर, सामूहिक खेती। तो सामूहिक खेती का मतलब क्या? जैसे आज एक मालिक है, उसका 500 बीघा ज़मीन है या किसी का 400 एकड़ है, तो वो कुछ डिफरेंट होता क्या फिर? उसमें उनका कंसेप्ट था कि नेशनल, राष्ट्र जो है ना वो मालिक होगा, स्टेट सोशलिज्म। ओके, नेशनलाइजेशन जिस तरह से बैंकों को किया गया। हाँ, वो किसी की संपत्ति तो, जमीन तो किसी के मालिक, किसी ने पैदा थोड़ी की है, नेचर की है, नेचर की, सभी की है। जी। अब मालिक तो बन गए, किस तरीके से कैसे बन गए वो अलग ही कंसेप्ट है, लेकिन मालिक किसी को नहीं होना चाहिए। सरकार जिसको चाहे, जैसे चाहे वैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी। तो वो चाहते थे कि सामूहिक खेती हो, वो अच्छा ही रहता है, सामूहिक खेती होती है तो वो तभी होगी जब इसका राष्ट्रीयकरण होगा। उनका कंसेप्ट था कि राष्ट्रीयकरण बहुत ज़रूरी है, तभी सबको इसका लाभ मिलेगा। और खेती का ही नहीं, बीमा है, बैंक है, इंडस्ट्रीज़ है, सभी का राष्ट्र, ये राष्ट्र की संपत्ति होनी चाहिए। और बाबा साहब का एक और भी कंसेप्ट था इंडस्ट्रीज़ के विषय में, जो बहुत कम लोग कहते ही नहीं हैं। वो चाहते थे कि मालिक तो वो बना रहे, जिसकी इंडस्ट्री है वो मालिक बना रहे, लेकिन उसका जो लाभ होगा वो सबको मिलेगा, बराबर बराबर हिस्सेदारी होगी। तो इसमें यही था कि इसे कहते हैं, यही स्टेट, यही समाजीकरण है। समाजीकरण यही है, समाज के हर वर्ग को उसका लाभ मिलना चाहिए, ये उनका मंशा था। तो सर, अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, और ख़ास तौर से जो अभी, मैं तो उसको भाजपा सरकार, भाजपा कथित संघीय सरकार बोलता हूँ, और है भी, भाजपा का तो नाम है, देखा जाए तो ये पूरी तरह से संघ ही लोग चलाते हैं बैकडोर से। आपकी बातों से तो ये क्लियर हो गया ना कि जो बाबा साहब जो संविधान बनाना चाहते थे, जो उन्होंने दिया था, वो तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया जिसमें इस तरह की चीज़ें थी, जिस तरह से आपने एग्जाम्पल दिया अभी कृषि वाला, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रही होंगी उसके अंदर, वो तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर जो खासतौर से संघीय सरकार संविधान दिवस मनाना चालू किया, बाबा साहब के स्मारक इन्होंने इस्टेब्लिश किए, जिसका चुनाव हुआ था उसमें 1946 में जुलाई में उसका चुनाव पूरा हो गया था, लेकिन इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था। जो प्रांतीय असेंबलियाँ थी, केंद्रीय असेंबली थी, उनके सदस्यों ने चुना था उनको। और वो कैसे चुन कर आए थे, उनका तो वोटिंग राइट ही 1931 की जनगणना के अनुसार था। 1931 जो जनगणना हुई तो उसमें ये था कि प्रांतीय असेंबली बनेगी और केंद्रीय असेंबली बनेगी, इंडिया को ऑटोनॉमी देंगे, तो भागीदारी किसकी होगी, तो उसमें मतदान का अधिकार किसको होगा। तो वो सशक्त था। शर्तें इसमें ये थी कि एजुकेटेड लोग हो, वो भी वर्नाकुलर और इससे अबव, और जिनके पास संपत्ति हो उसका एक अलग पैरामीटर था, और जो सरकार को टैक्स देते हैं। तो इसमें जो सदियों से सूत्र रहा है उसके पास तो कुछ भी नहीं था, तो उसमें थोड़े से लोगों के, नॉमिनल लोगों की भागीदारी रही होगी, नहीं बाकी तो एक सदियों से जो परंपरागत शासक वर्ग था, संविधान निर्माता तो वही था। और वो वहाँ पर तो जनगणना के हिसाब से तो अल्पसंख्यक है, अल्पमत में है, लेकिन संविधान सभा में वो बहुमत में आ गया। उसने अपने हिसाब से संविधान का गठन कर लिया। अगर देखिए, अब सरकार ने भी कहीं अगर स्टैचू इनॉग्रेशन करती है तो वहाँ पर भी संविधान निर्माता लिखती है ना। क्या आप जो कह रहे हैं ये एक साजिश है, क्या साजिश है इसकी? देखिए, बाबा साहब तो एक गरीब दलित परिवार में पैदा हुए थे, शोषित उपीड़ित वर्ग में पैदा हुए थे, और वो उसकी वो बहुत बड़ी संख्या थी, छोटी मोटी नहीं थी। ये साजिश है बताने की, प्रचार करने की साजिश। तो सर, ये फिर जो बड़े उस पर एक चर्चा होती है, बड़े उस पर एक आपने देखा होगा अक्सर बहुजन लीडर्स उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं, वो संविधान उठाते हैं और जो संविधान की प्रेम्बल है उद्देश्य का, उसको दिखा करके लोगों को बोलते हैं कि ये हमारे उसकी देश की कल्पना है, हमारा भारत ये जो उद्देश्य का है, इसमें सबके लिए फ्रीडम है। जब उसके हिसाब से कोई वो कानून की उसमें इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं उसका कहीं, तो फिर उसका क्या यूज है? डॉक्टर उन्होंने जस्टिस गजेंद्र गणकर ने खुद कहा है जी कि इसके लिए संविधान कोई उपबंध है ही नहीं,
कोई होना तो चाहिए, कोई कानून तो होना चाहिए। हाँ, वो तो कुछ है ही नहीं, केवल एक दिखाने के लिए है कि ये प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, लेकिन इसका प्रस्तावना या उद्देश्य का जैसी कोई चीज़ उसमें नहीं, संविधान के अंदर कहीं दिखाई नहीं पड़ती कुछ। वो तो एक दिखाने के लिए है कि साहब संविधान हमारा ये, इसमें ये हमारे उद्देश्य है, लेकिन उसका कोई कानून तो होना चाहिए, तो संविधान में कोई बंद होना चाहिए, तो वो तो कोई नहीं। और सर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को भी बड़ा हमारे बहुजन समाज के लोग और बड़ा बढ़ चढ़ के उसकी वो बताते हैं कि हमारे देश के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो बहुत ही एक सराहनीय है और बहुत ही पॉजिटिव हैं हर सेक्शन के लिए, हर इंसान के लिए, हर महिला के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को उसमें संविधान सभा में कहा है, जब बोलते हुए उसमें मसौदा पे बोलते हुए, कि इन मौलिक अधिकारों में कोई मौलिकता नहीं है, ये तो सरकार के कानून है, सरकार ने अपने कानून बना कर कहा कि ये मौलिक अधिकार है। वो तो नेचुरल जैसे पैदा होता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके अधिकार नेचुरली वैसे शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये तो सरकार ने अपने कानून बनाए हैं और वो कहते हैं कि मौलिक अधिकार है। वो मौलिक अधिकार हमारे यहाँ कोई नहीं है। और भारत में तो नेचुरल की जो बात कर रहे हैं आप कि मौलिक अधिकार तो नेचुरल शुरू हो जाते हैं पैदा होते ही, वो तो यहाँ भी नहीं दिखते। अगर ऐसा होता तो फिर आज वंचितों की बहन बेटियों के साथ रेप क्यों होते, उनको तो जाति के नाम पर क्यों मारा जाता? देखिए 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस असेंबली ने एक चार्टर दिया था, निकाला था सारे देशों को, अपने जो उनके मेंबर्स उनको मानवाधिकारों का, कि सार्वभौम घोषणा का पत्र था वो। उसमें उन्होंने शुरू में ही कहा था कि ये जो मानव है, मनुष्य है, मानव समाज है, ये जो मानव समाज है, इसके लिए ये जन्मजात सामाजिक और शैक्षणिक जन्मजात इसके ये अधिकार हैं, जन्मजात हैं। समाज है, समाज में एक से अधिकार होते हैं ना सबके। तो मानव समाज जो है ये हर प्राणी मानव समाज का अंग है, तो उसको जन्मजात वो अधिकार होते हैं सारे के सारे, और उसमें वो तो है ही नहीं। उसकी प्रैक्टिकल रूप में तो नहीं है। नहीं, उसकी मंशा ये थी कि एक जिस्ट है उसमें, आपको निकाल के उसे पढ़ लेना चाहिए। 10 दिसंबर 1948 निकालेंगे, अगर टाइप करें तो निकल आएगा। क्या सब्जेक्ट कौन से उसमें है सर, ताकि दर्शक भी पढ़ पाए? गूगल से निकाल लें, अच्छा, गूगल से मिल जाता है। हाँ, 30 आर्टिकल हैं। अच्छा, उसमें लिखा हुआ, प्रस्तावना में लिखा हुआ। तो वो मौलिक अधिकार तो है ही नहीं, जो जन्मजात होते हैं। यहाँ तो सरकार ने अपने कानून बना दिए हैं अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब हाँ, उनको तो लिया ही नहीं, उनको नहीं लिया। इन्होंने भारत ने सिग्नेचर करे उस पर कि हम इनको कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन दिया नहीं। साथियों, आप सुन रहे थे संविधान पर जो हमने अभी चर्चा हो रही थी डॉक्टर राजा राम साहब से। अगले एपिसोड में हम डॉक्टर राजा राम साहब से अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि उनका एक बड़ा गहन अध्ययन है, संविधान पर भी है, बहुजन मूवमेंट पर भी है। और जो पीछे ऑफ कैमरा बात हुई, काशीराम साहब से एक बार मुलाकात हुई इनकी, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उनका वो काशीराम साहब के साथ में जो मुलाकात थी वो क्या थी और क्या वो उस पर सोचते हैं, कैसा उन्होंने महसूस किया, जिनको आज एक काशीराम जी को हमारे बहुजन समाज के लोग एक आइकॉन के प्रतीक में देखते हैं। उस पर भी बात करेंगे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजा राम साहब, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और साथियों, आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी जा कर के फॉलो करें, ताकि हम ऐसे बुद्धिजीवियों का जो विश्लेषण है, जो उनकी रिसर्च है, ख़ास तौर से वंचितों के लिए, हम आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।